बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका। कल से देखा ना, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई कंपनी चालू करने का है, भाई अब तो अपने को भी अपना बड़ा बिजनेस करने का है। और सीधा सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप पार्टनरशिप नहीं, सीधा कंपनी कंपनी कंपनी। अब जब वैसे ही मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, सोचा मैं आपको भी बता दूं, थोड़ा आप भी बिजनेस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, तो थोड़ा आपको भी कुछ सीखने मिल जाएगा। जब मैंने उससे पूछा, ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, कंपनी खोलो, क्या बात है, मेरे को भी नौकरी वोकरी दे देना थोड़ा सा। तो भाई लोग से जब मैंने पूछा कि भैया आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो बोलता है वो क्या होता है। जब मैंने उससे पूछा भाई तेरा कैपिटल बजट क्या है, तो बोलता है वो क्या होता है। फिर मैंने उससे पूछा भैया तेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तो बोलता है वो क्या होता है। मैं बोला अच्छा चल ठीक है, सब छोड़ दे, तेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है। बोलता है वो क्या होता है। फिर मैंने उससे पूछा कि भैया तेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ये क्या है वो बता दे। तो बोलता है भाई कुछ नहीं पता। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बंदे को भैया अपना फाइनेंस ही नहीं पता है। फाइनेंस कैसे मैनेज करने का, तो भैया कंपनी कैसे मैनेज होगा। तो मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ भैया, सबसे ज़रूरी है पैसा। पैसा कंपनी चालू करने के लिए भी, और पैसा आने के बाद पैसे को किस तरीके से मैनेज करें कि कंपनी दौड़ने लगे। क्योंकि जैसे हमारे लिए हमारे जो अंग होते हैं ना, उसमें आपका क्या खून की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से आपकी कंपनीज में, आपके फर्म हो गया फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि हर एक कड़ी हर एक चीज़ आपके फाइनेंस से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे आपके लिए भी ज़रूरी बन जाता है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं यही सिखा रहा हूँ कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। तो चलो कॉर्पोरेट फाइनेंस सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और आज की इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, अब यहाँ पे आप देखो कि लगातार मैं हर एक चीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपका ओसी हो गया, इको हो गया, एसपी हो गया, आपके अकाउंट हो गए, सारे के जो वीडियो लेक्चर्स है आज सभी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, एक एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, जितना आप प्यार दे सकते हैं, ठीक है। और शेयर जरूर करिएगा, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आती है। आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। तो प्लीज जरूर करिएगा। अब चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, फाइनेंस मतलब क्या होता है। देखो एक बहुत ही सीधी सादी भाषा में यहाँ पे बात करना चाहूंगा। जब मैं बात कॉर्पोरेट की करता हूँ, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट का मतलब सीधी सीधी बात करूँ तो कंपनी होता है। क्या होता है, कंपनी। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी। और वहीं जब मैं बात आपकी फाइनेंस की करता हूं, तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब होता है मनी, पैसा और पैसे का मैनेजमेंट। क्या, पैसा और पैसे का मैनेजमेंट। मतलब अब यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल के आता है, देखो सीधी सीधी भाषा में अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब ये होता है कि कैसे जो एक कंपनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अपनी कंपनी में पैसे किस तरीके से लाती है, कौन से सोर्सेस से लाती है। अब एक एग्जांपल की तरफ से हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी जियो एक फर्म है, ठीक है। जियो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इस कंपनी में अगर मैं बात करूं, तो जियो को अब क्या करना, अब एक नया वेंचर चालू करना है, ठीक है। जियो को शायद जियो के डिश कंपनी चालू करनी है, या फिर जियो का एक टेलीकॉम सेक्टर अलग से वापस से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, किसी भी कंपनी के पास कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे पहले से पड़े नहीं होते। उसे जब भी जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, वो आपकी कंपनी क्या करती है, आपके पैसे रेस करती है। अब यहाँ पे कंपनी जियो के पास अब बहुत सारे तरीके कि वो जो उसको पैसे की जरूरत है उसका बैंक लोन ले ले, या फिर वो क्या करे, अपने जो शेयर्स है उस शेयर्स को क्या करे, वो इश्यू करे, ठीक है। अब ये सोर्सेज है, चाहे तो वो कैपिटल क्या कर सकती है, बोरो कर सकते हैं, या फिर शेयर इश्यू करके वो शेयर से क्या पैसे क्या उठा सकती है। तो ये पहला हो गया कि कंपनी कैसे पैसे क्या रेस करती है। अब पैसा रेस हो गया, चाहे कंपनी शेयर से रेस करी हो या फिर उधारी लेके रेस करी हो। अब रेस करने के बाद अब कंपनी का पैसा आ गया, पैसा आने के बाद अब कंपनी उसका इस्तेमाल कैसे करती है, क्या इस्तेमाल कैसे, मतलब पैसा 100 करोड़ आ गया, अब 100 करोड़ को वो कहां पे इन्वेस्ट करती है, या फिर कैसे प्लान करती है कि उसको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या उसको पूरा का पूरा उसको वेंचर में लगा देना चाहिए कि हाँ भैया मैंने एक वेंचर के लिए इसको रेस किया तो उसको मैं पूरे वेंचर में ही लगा दूंगा, या फिर वो कहीं पे इसको इन्वेस्ट कर देगी, या फिर इसको कहीं और यूटिलाइज करेगी। तो कॉर्पोरेट का फाइनेंस का मतलब यही होता है कि एक कंपनी किस तरीके से अपना जो पैसा है वो पैसा रेस करती है, और रेस करने के बाद मतलब पैसा उसके पास आने के बाद उसका किस तरीके से इस्तेमाल करती है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब यहां पे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी डॉब। अब हेनरी फोर्ड क्या बोलते हैं, पैसा क्या है, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। मतलब यहां पे हमारे जो महान व्यक्ति है हेनरी फोर्ड, इनका कहना यह है कि पैसा क्या है, पैसा एक आर्म है। पैसा क्या, एक आर्म है और लेग की तरह है। कैसे, एक आर्म और एक लेग की तरह है, उसको इस्तेमाल करो या फिर उससे भूल जाओ। मतलब सीधी सीधी बात यही पे कहूंगा कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक आर्म और मेरा एक लेग है, ठीक है।
अब कई सालों से मैं ये जो आर्म और लेग का मैं फंक्शनिंग ही नहीं कर रहा, बस ये एक स्टिल रखा हुआ है, ठीक है, बस रखा हुआ है, रखा और कई सालों तक ऐसी चीजें चलती रहती। अब एक टाइम ऐसा आएगा जो मेरा हाथ है, हाथ का जो वर्किंग है मेरा कम बंद हो जाएगा, और साथ ही साथ जो मेरा पैर है उस पैर का भी मेरा वर्किंग क्या हो जाएगा, एकदम से बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम से बंद हो जाएगा। तो क्या इसको मैं तो क्या इसको मैं वापस से फंक्शनिंग कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। उसी तरीके से आपका पैसा भी होता है। अगर पैसे को हम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते, पैसे को हम प्रॉपर्ली यूज नहीं करते, उसको यूटिलाइज नहीं करते, तो पैसा भी एक ऐसी चीज है जिसको हम खो देते हैं, उसकी वैल्यू हम खो बैठते हैं। इसीलिए हम हेनरी फोर्ड ने कहा है कि मनी एक आर्म और लेग है, उसे यूज करो या फिर उसे खो बैठो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो हर एक कंपनी में क्या होता है, हर एक चीज को मैनेज करने के लिए एक बंदा रखा जाता है। जैसे सेल्स मैनेज करने के लिए सेल्स मैनेजर रखा जाता है, फिर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एचआर मैनेजर रखा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपकी कंपनी में एक फाइनेंस को मैनेज करने के लिए क्या रखा जाता है, फाइनेंस मैनेजर रखा जाता है। फाइनेंस मैनेजर कौन होता है, फाइनेंस मैनेजर एक ऐसा बंदा होता है जो कंपनी का क्या करता है, फाइनेंस मैनेज करके चलता है। अब यहाँ पे हर एक, हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था ओसीएम के, कि आपको ये चीज समझनी है कि जब कभी भी आपके पास एक पावर आती है, एक अथॉरिटी आती है, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। उसी तरीके से अगर आपको एक फाइनेंस मैनेजर बनाया गया, तो फाइनेंस मैनेजर बनाने के बाद अब आपके पास कुछ जवाबदारियां भी होती है। तो फाइनेंस मैनेजर को क्या क्या जवाबदारी है जो उसको हमेशा से ध्यान रखनी रहती है। सबसे पहली चीज इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक कंपनी होनी चाहिए, कंपनी के पास हमेशा एक एडुकेट मनी क्या होना चाहिए, एक अच्छा खासा अमाउंट उसके पास रखा रहना चाहिए, कि अगर आगे चलकर कंपनी को जरूरत पड़ रही है, ठीक है, या फिर कोई इश्यू अराइज हो गया, तो कंपनी को ये नहीं ढूंढते सोचते बैठना, अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे कहां से लाओ, पैसे कहां से लाओ, पैसे कहां से। तो ये चीज कभी भी कंपनी को सोचते बैठने नहीं देना है। ये काम किसका है, ये जवाबदारी किसकी है, जवाबदारी है आपके फाइनेंस मैनेजर की। फाइनेंस मैनेजर को हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी के पास क्या कुछ ना कुछ अच्छा खासा अमाउंट क्या रखा रहे। फिर क्या बोला है, द मनी इज टेकन फ्रॉम द बेस्ट एंड द चीपेस्ट सोर्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ये चीज बोलेगी कि जो फाइनेंस मैनेजर वो हमेशा ध्यान रखेगा कि अगर कंपनी पैसा बोरो कर रही है या फिर शेयर इश्यू करके कर रही है, तो दोनों में से भी जो भी बढ़िया तरीका होगा, उन बढ़िया तरीके से ही क्या करेगी, वो आपका पैसा रेज करेगी। बढ़िया तरीके से मतलब क्या है कि जैसे अगर आप कहीं से भी पैसे रेज करते हो या फिर पैसे उधारी पे लेते हो, तो आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमेशा जो फाइनेंस मैनेजर वो ध्यान रखेगा कि जो कंपनी है वो ऐसी जगह से पैसे बोरो करेगी या फिर लोन लेगी जहां पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, वो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, कम से कम रहेगा। क्या रहेगा, इंटरेस्ट कम से कम रहेगा। द मनी इज यूज प्रॉपरली एंड वाइजली। और साथ ही साथ ये भी रहने का, देखो एक जवाबदारी तो वो पूरी कर रहा है कि कंपनी का क्या कर रहा है, कम से कम रेट में क्या उसका पैसा रेस करवा के दे रहा है। अब साथ ही साथ उसकी ये भी जवाबदारी है कि पैसा आ गया, और पैसा आने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए पैसा फालतू में जा रहा है या फिर पैसा बर्बाद हो रहा है। जिसकी जवाबदारी ये भी होती है कि पैसा आने के बाद वो ये भी ध्यान रखे कि पैसा हर एक जो अमाउंट है, हर एक जो रुपया है, ठीक है, वो आपका बहुत ही एफिशिएंटली यूज हो रहा है। कोई भी रुपया, कोई भी पैसा क्या फालतू में बर्बाद नहीं हो रहा है। ये चीज का भी ध्यान इसको क्या रखना पड़ेगा, ठीक है। द कंपनी अर्न्स द हाईएस्ट प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर। और साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज का ये भी ध्यान रखना है कि जो भी बंदे लोग होते हैं या फिर जो भी लोग, ठीक है, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे या फिर कंपनी में इन्वेस्ट किया है या फिर कंपनी के जो ओनर्स है, तो फाइनेंस मैनेजर हमेशा ये भी ध्यान रखेगा कि जो भी ओनर है या फिर जो भी शेयर होल्डर्स है या फिर जो भी इन्वेस्टर्स है, उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, और उनको जो भी रिटर्न्स आने चाहिए, जो भी प्रॉफिट होना चाहिए, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के अवेल करवा के देना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो एक चीज हमने यहाँ पे देखी कि हमेशा बिजनेस क्या करता है, पैसा कैसे रेस करता है वो तो हमने देख लिया। अब पैसा रेस करने के बाद अब वो पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगा, पैसे का इस्तेमाल कहां करेगा, उसको यूटिलाइज कहां करेगा, उसके बारे में देखेंगे। तो ये पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये जो निर्णय है, ये निर्णय हम दो बेसिस पे लेते हैं। कौन सा बेसिस पे लेते हैं, दो बेसिस पे। पहला आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या होता है, पहला आता है फाइनेंसिंग डिसीजन आता है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई भी बिजनेस होगा, उसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए रहेगा, उसको पैसे चाहिए रहेंगे। क्या चाहिए रहेंगे, उसको पैसे चाहिए रहेंगे, ठीक है। अब पैसे मैंने बताया, पैसे वो अलग अलग सोर्सेस से ले सकता है, अलग अलग बैंक से ले सकता है, डिपॉजिट इशू करके ले सकता है, फिर उसका डिबेंचर इशू करके पैसे रेज कर सकता है, शेयर्स इशू करके पैसे रेज कर सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके जहां से वो पैसे क्या रेज कर सकता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि बाय सेलिंग शेयर्स, ठीक है, बाय टेकिंग लोन्स, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या कर सकता है, बैंक से भी ले सकता है, पब्लिक डिपॉजिट इशू करके भी कर सकता है, डिबेंचर इशू करके भी क्या पैसा रेज कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखेगा जो फाइनेंस मैनेजर है कि
the finance manager makes sure that the company has enough money and right balance between the loans and shares. यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा क्या करेगा, हमेशा ये ध्यान रखेगा कि जो फाइनेंस मैनेजर वो हमेशा ध्यान रखेगा कि मेरे पास ऐसा नहीं होना कि मैंने ज्यादा इक्विटी शेयर क्या कर दी, आपका इश्यू कर दिया। कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने लोन बहुत ज्यादा ले लिया। हमेशा जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसकी जवाबदारी होती है कि वो क्या करे, वो आपका जो है लोन और जो इक्विटी होती है उसको बैलेंस करके लेके चले, कि वो हमेशा ध्यान रखेगा अगर 50 करोड़ हमने क्या किया उधारी लिया तो 50 करोड़ के इक्विटी शेयर, मतलब दोनों चीज का क्या एक इक्वल बैलेंस लेके क्या चलना चाहिए। ये किसकी जवाबदारी होती है, ये जवाबदारी होती है फाइनेंस मैनेजर की। यहाँ पे मैंने शायद एक लाइन आपको गलत बोल दिया, ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस मैंने बोल दिया कि पैसा आने के बाद, ये नहीं, पैसा आने के बाद नहीं, कॉर्पोरेट फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए उसका डिसीजन दो चीजों पे रहता है। कि सबसे पहला डिसीजन ये होता है कि पैसा कैसे आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस डिसीजन। अब पैसा आने के बाद अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा। सही बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आफ्टर द कंपनी गेट्स द रिक्वायर्ड मनी द फाइनेंस मैनेजर मस्ट डिसाइड हाउ टू यूज इट। अब यहाँ पे देखो कंपनी ने क्या किया, बैंक से पैसे ले लिया या फिर इक्विटी शेयर इशू करके पैसे ले लिए या फिर डिबेंचर इशू करके पैसे ले लिया। अब कंपनी के पास ऐसे तैसे पैसा आ गया। अब पैसा आ तो गया, अब सवाल ये उठता है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करना। तो पैसा रेज करने के बाद अब फाइनेंस मैनेजर की ये जवाबदारी होती है कि जो फाइनेंस मैनेजर अब डिसाइड करेगा कि उस पैसे को हमें कैसे क्या करना है, यूज करना है, कैसे क्या हमें यूज करना है प्रॉपर्ली। देखिए द गोल इज टू यूज द मनी इन अ वे दैट गिव्स द हाईएस्ट प्रॉफिट टू द ओनर्स। अब यहाँ पे देखो पैसा तो आ गया, अब पैसा फॉर एग्जांपल 10% पे आ रहेगा, तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर का गोल ये होता है कि पैसे को हमें इस तरीके से यूज करना है कि उसकी जो कॉस्ट है, मतलब उसके बदले जो हम इंटरेस्ट पे करें उससे ज्यादा हमें रिटर्न क्या वापस मिलकर आए। ये सबसे पहला गोल क्या होता है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि सर समझा नहीं, थोड़ा सा और समझा दो। समझता जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने क्या किया, मैंने 1 करोड़ का लोन लिया। कितने का लोन लिया मैंने, 1 करोड़ का लोन लिया। कितने टके ब्याज पे लिया मैंने, 10% ब्याज पे लिया। कितने टके ब्याज पे लिया, 10% ब्याज पे लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मुझे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मैं ऐसे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दूंगा, नहीं, मैं एक ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहूंगा जहां पर मुझे जो रिटर्न हो वो रिटर्न हो 10% पे नहीं, 10% तो मेरा कॉस्ट ही जा रहा है ना, वो रिटर्न कम से कम मुझे 20% मिलना चाहिए या फिर 30% मिलना चाहिए या फिर 40% मिलना चाहिए। मैं वैसी जगह क्या इन्वेस्ट करने की सोचूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी बोलते ना कि बहुत ही दिमाग वाले बंदे होंगे, ठीक है, जितने भी समझदार व्यक्ति होंगे वो सभी ये सोचेंगे कि मेरा जितना खर्चा उससे ज्यादा मुझे क्या मिलना चाहिए, रिटर्न। ठीक है, अगर मैंने 1 करोड़ का लिया तो मुझे 10% 1 करोड़ पे ब्याज भरना है, यानी 10 लाख रुपया मुझे ब्याज भरना है, तो मुझे रिटर्न कम से कम 20% यानी 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे कुछ रिटर्न आएंगे तभी मेरा फायदा है। वरना इन्वेस्ट करके मुझे कुछ मतलब है क्या, कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। डन। तो यहाँ पे हमने ये पूरा इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूरी क्यों है, इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। चलो एक एक करके यहाँ पे चीज समझते, जो भी चीजें बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या आ रहा है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस ये हमें हेल्प करता है कि बिजनेस में हमें डिसीजन लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पैसे पड़े हुए, ठीक है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे पड़े, तो मैं क्विकली डिसीजन ले सकता, हाँ मुझे इस बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, मुझे इसमें अभी तुरंत के तुरंत इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पैसे नहीं पड़े हो, पैसे है लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकूं, तो अब यहाँ पे मुझे एक ऑफर है कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास पैसा कितना पड़ा है, अरे पैसा कम पड़ा हुआ है, तो क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, नहीं, इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो इस तरीके से ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फिर क्या आता है, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अब व्हेन अ बिजनेस वांट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू इट नीड्स मनी। अब क्या बोला गया, जब कभी भी एक बिजनेस क्या एक कुछ नया चालू करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए रहता है, उसको पैसा चाहिए रहता है। ठीक है, अब वो पैसा कैसे रेज करता है, वो शेयर्स इशू करके रेज करता है, वो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशू करके रेज करता है, या फिर बैंक से लोन लेके इशू क्या करता है। इसलिए जो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है, इसलिए कहा गया है कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या हेल्प करता है, क्या नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रेज करने में। जैसे मैंने आपको बताया जियो का बताया, जियो वेंचर क्या करता है, जियो वेंचर के पास पैसे नहीं है, जियो नया वेंचर शुरू करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो लोन लेगा या फिर इक्विटी शेयर इश्यू करेगा। तो ये क्या होता है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस ही है ना जो हेल्प कर रहा है क्या, पैसे रेज करने में। फिर क्या था, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सही बात है, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करना चाहती है, वो अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस लाना चाहती है, अपने प्रोडक्ट में कुछ नए चेंजेस करना चाहती है, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जाना चाहती है। अब मुझे बताओ, ये जो मार्केट ट्रेंड होता है या फिर जो नए इन्वेंशन करना चाहती है या फिर नए इनोवेशन कर, क्या ये सारी चीजें फ्री में हो जाएंगी, नहीं सर, ये सारी फ्री चीजें फ्री में नहीं हो जाएगी। इसके अलावा में क्या चाहिए रहता है, पैसे चाहिए रहता है। और ये पैसा कब होगा, जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, तभी ये सारी चीजें हो पाएगी, तभी हम हमारी चीजों को क्या इंप्रूव कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस।
सही बात है। अगर कंपनी में पैसा का जो फ्लो है बहुत ही स्मूथली हो रहा है कि पैसे की कमी नहीं पड़ रही है, जितना पैसा का रिक्वायरमेंट है उतना पैसा मिल जा रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कंपनी बहुत ही स्मूथली रन होगी। क्यों? कि जो हमारे सप्लायर्स उनको टाइम टू टाइम पेमेंट जाएगी, हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको टाइम टू टाइम पेमेंट जाएगी, हमारे जो टैक्सेस हम टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली क्या पे करें। अब एक एग्जांपल मान लेते अगर हमारे बिजनेस में पैसे ही नहीं है तो आप मुझे बताओ सप्लायर को पैसे दे पाओगे? नहीं। जब सप्लायर को पैसे नहीं दे पाओगे तो सप्लायर क्या आपको माल देगा? क्या नहीं देगा। तो क्या बिजनेस अच्छे से चल पाएगा? नहीं, बिजनेस अच्छे से चल नहीं पाएगा। ठीक है। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टिविटीज, सही बात है। देखो सीधी सीधी बात करो तो जैसे हमारे बॉडी है, हमारी बॉडी में ब्लड है, ठीक है, और हमारा जो ये ब्रेन है वो क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है हमारी हर एक एक्टिविटी को, हमारे हाथ को, हमारे पैर को, हमारे लिप्स को, सारी चीजों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलता है। अब उसी तरीके से फाइनेंस भी काम करता है। अब मान लेते हैं अगर फाइनेंस मैनेजर जो है वो आपके जो प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट है उनको पैसे ही नहीं देता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। अब बताओ, अब फाइनेंस मैनेजर ने पैसे नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो माल बिकेगा नहीं, जब माल बिकेगा नहीं तो कमाई होगी क्या? कमाई नहीं होगी। समझ में आ गया? इसीलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस को कोऑर्डिनेट करके चलता है। अगर यहाँ पे पैसे अगर प्रॉपर्ली जाएंगे तो रॉ मटेरियल आएगा, जब रॉ मटेरियल आएगा तो प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो माल बिकेगा, जब माल बिकेगा तो कंपनी को इनकम भी क्या जनरेट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूं प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम बिजनेस को बड़ा करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपांशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक टेक्सटाइल मिल थी जहां पे पहले 2 मशीनें हुआ करती थी और मैं 20 लाख क्वांटिटी डेवलप करता था। अब मार्केट से मुझे 4 लाख क्वांटिटी का क्या आ गया? आपका ऑर्डर आ गया। अब क्या वो 2 मशीनों में 20 लाख क्वांटिटी कर 40 लाख कंप्लीट कर पाऊंगा टाइम पे? नहीं कर पाऊंगा। मुझे 2 मशीनें और चाहिए रहेंगी। क्या? क्योंकि अगर 2 मशीनें मिलकर 20 लाख कवर कर रही है तो मुझे 2 मशीनें और चाहिए ताकि बाकी का जो एक्स्ट्रा 20 लाख है वो भी कंप्लीट हो सके। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। पहले मैं 2 मशीनों में चल रहा था, अब मैं 4 में आ गया, कल 6 में जाऊंगा, फिर 8 में, 10 में। तो यहाँ पे मेरा बिजनेस छोटे से बड़ा हो रहा है यानी एक्सपांड हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपांशन बोलते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं, पहले मैं सिर्फ टेक्सटाइल मिल में था, फिर अब मैं शूज भी बनाता हूं, मैं बेल्ट्स भी बनाता हूं, मैं मेंस की एसेसरीज भी बनाता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? अलग अलग क्राइटेरिया में, अलग अलग कैटेगरी में क्या कर रहा हूं? मैं बिजनेस कर रहा हूं, अपने बिजनेस को बहुत ही डाइवर्सिफाई कर रहा हूं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन का। और मुझे बताओ 2 मशीनें मेरे पास थी, अब 2 मशीनें और लेने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये अगर पैसा रहेगा ही नहीं तो क्या मैं 2 मशीन खरीद पाऊंगा? नहीं खरीद पाओगे। तो इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? एक्सपांशन को प्रमोट करता है। डाइवर्सिफिकेशन में टेक्सटाइल में था लेकिन अब मुझे बेल्ट बनाने, शूज बनाने, सारी चीजें बनानी, ये सारी चीजों के लिए लेबर चाहिए रहेंगे, मशीनें नई नई चाहिए रहेंगी। सही बात है। तो इसके लिए अगर पैसा रहेगा तभी हो पाएगा, अगर पैसा नहीं रहेगा तो ये चीजें हो नहीं पाएंगी। नेक्स्ट क्या आता है? हेल्प्स इन मैनेजिंग रिस्क। अब कंपनी जो होता है कभी कई बार कई सारे रिस्क से क्या गुजरती है? कई सारे रिस्क से गुजरती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सेल्स गिर जाती है या फिर नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, पावर कट हो जाता है, ठीक है, कंपनी में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन जो होता है कंपनी का रुक जाता है, सारी एक्टिविटीज रुक जाती है। अब यहाँ पे जरूरत ये आन पड़ती है कि कंपनी को अब क्या करना चाहिए? आपको सर्वाइव करना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताना, अगर कंपनी का पैसे अच्छे खासे रहेंगे तो प्रोडक्शन बंद भी रहेगा तो कंपनी अपने जो डे टू डे के खर्चे उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? कर पाएगी। अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या आप अपने डे टू डे की एक्टिविटीज की जो एक्सपेंसेस है क्या उसको फुलफिल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो कंपनी अपने आप डूब जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। समझ में आ गया? इसलिए हेल्प्स इन मैनेजिंग रिस्क। फिर नेक्स्ट आता है हेल्प्स टू रिप्लेस ओल्ड एसेट। जो मशीन और जो इक्विपमेंट्स होते हैं एक बिजनेस में, ठीक है, एक फैक्ट्री में, एक बिजनेस में, वो क्या होता है? समय के हिसाब से पुराने होने लगते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जरूरत यह आन पड़ती है कि उसको हम लोग क्या रिप्लेस करें नए वाले से। फाइनेंस क्या करता है? फाइनेंस आपको पैसा प्रोवाइड करता है। क्या करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको पैसा देता है जिससे आप क्या कर सकते हो? आप नए एसेट्स का खरीद सकते हो। जिससे कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? जिससे कॉर्पोरेट फाइनेंस एक तरीके से मदद करता है कि बिजनेस में हम क्या करें? नए और जो मॉडर्न जो मशीन्स है उनको क्या लेके चल सके ताकि जो काम है वो एफिशिएंटली क्या हो पाए। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अ कंपनी नीड्स मनी टू पे डिविडेंड्स टू द शेयरहोल्डर्स। सीधी बात है, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में लोगों ने क्या किया? शेयर्स खरीदा। अब शेयर्स खरीदा तो फ्री में खरीदा नहीं, पैसे दिए, तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो आपके शेयर्स के बदले क्या उनको मिलना चाहिए? डिविडेंड मिलना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास पर्याप्त कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं होगा या फिर पर्याप्त फाइनेंस नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो क्या अपने शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्या अपने जो क्रेडिटर्स है उनको उनका इंटरेस्ट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारे लिए जरूरी बन जाता है। समझ में आ गया? सेम तरीके से टैक्स एंड फीस है। अब कंपनी को टैक्स भरना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी जैसी चीजें क्या पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को हम तभी पेमेंट कर पाएंगे जब हमारे पास फाइनेंस है। अगर फाइनेंस प्रॉपर्ली मैनेज नहीं है तो हम टैक्सेस पे कर पाएंगे? प्रॉपर्ली नहीं पे पाएंगे।
पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम ये समझेंगे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट होता क्या, दो टॉपिक और हमारे खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट होता क्या है? कैपिटल रिक्वायरमेंट, जब कभी भी एक जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो यहाँ पे बिजनेस की एक सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि बिजनेस को पता होना चाहिए उसको कितने पैसे की जरूरत है, उसको कितने पैसे की जरूरत है। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। कि जब कभी भी एक बिजनेस स्टार्ट होने वाला रहता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और स्टार्ट करने के बाद उसको 1 साल तक रन करने के लिए, क्योंकि बिजनेस चालू करोगे तो एक बैग ही आपको प्रॉफिट नहीं होना शुरू हो जाएगा, बिजनेस को आपको टाइम देना पड़ेगा प्रॉफिट होने के लिए। तो आपको तब तक तो आपके जेब से ही पैसे डालने पड़ेंगे, हाँ या ना? हाँ, आपको जेब से ही आपके पैसे डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कंपनी के जो ओनर होते हैं उनको हमेशा ये आइडिया होना चाहिए कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और स्टार्ट करके उसको रन करने के, उसको चलाने के लिए मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और उन्हीं पैसे की रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक फिक्स कैपिटल होता है और एक आपका वर्किंग कैपिटल होता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके फिक्स कैपिटल की, फिर उसके बाद हम देखेंगे ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास जैसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती या फिर कम होती है, ठीक है। सबसे पहले बात हम करेंगे फिक्स कैपिटल की। फिक्स कैपिटल होता है क्या है? ऐसा कोई भी पैसा जो हम फिक्स एसेट खरीदने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग खरीदने के लिए जो पैसा यूज करते हैं वो फिक्स कैपिटल होता है, मोटर कार खरीदने के लिए खरीदेंगे फिक्स एसेट होगा, मशीनरी खरीदने के लिए हम करें तो फिक्स कैपिटल होगा। समझ में आ गया? तो ऐसा कोई भी पैसा जो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल क्या कहते हैं। और ये जो एसेट्स होते हैं ये एसेट्स रीसेल के लिए नहीं होते। क्या ये एसेट्स रीसेल के लिए? अगर कोई चीज आप खरीद, अगर उसको रीसेल के लिए आप बेच रहे हो तो वो उस चीज को खरीदने के लिए जो पैसा आपने यूज किया था उसे हम लोग फिक्स कैपिटल मानते नहीं है, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल बनाया कैसे जाता है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरेट कैसे की जाती है? सबसे पहली चीज आपको करना क्या रहता है, बिग एंड बिजनेस ओनर, आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपके बिजनेस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगने वाली है। मशीन लगने वाली, लाइट्स लगने वाला, बिल्डिंग लगने वाला, लैंड कितना लगने वाला, ये सारी चीज आपको क्या एक पूरी लिस्ट बनाने वाली है। अब लिस्ट बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका एस्टिमेशन कि लैंड कितने का मिलेगा मुझे, लैंड का रेंट कितना होगा, मशीनरी मुझे कितने की मिलेगी, ठीक है, बाकी सारे जो एसेट्स हैं वो कितने के अमाउंट होंगे, उसकी कॉस्ट क्या जाएगी, ये सभी चीजों की वैल्यू आपको क्या करनी है, मार्केट से पता करनी है। क्या कर लेनी है आपको, वैल्यू जो है मार्केट से पता कर लें। अब जब आप एक बार उसको वैल्यू को मार्केट से पता कर लोगे, क्या कर लोगे, वैल्यू को मार्केट से पता कर लोगे, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा टोटल करके कि हाँ भैया मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट क्या पड़ने वाली है मेरे फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए। फिर आप उसका बंदोबस्त करना क्या शुरू कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये एक पूरा तरीका होता है जिससे हम क्या फिक्स कैपिटल क्या पता करते हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पे चीजें समझेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती या फिर कम होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या आता है, नेचर ऑफ बिजनेस आता है। सबसे पहले नेचर, अब यहाँ पे दो तरह के बिजनेस की हम बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। सबसे पहले चीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या होती है, ये एक ऐसी कंपनीज होती है जो प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब अगर आपकी कंपनी जो प्रोडक्शन करती है तो बड़ा उसको मशीनरी लगेगा, उसको लैंड लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उसको मोटर कार चाहिए रहेगी, सामान इधर उधर लेके जाए, ट्रक चाहिए रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें चाहिए रहेंगी जहां पे उसको पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए। अब मशीनरी क्या एसेट है, बिल्डिंग का एसेट है, मोटर कार का एसेट है, ट्रक है क्या एसेट है, ये सभी क्या है, ये सभी एसेट्स है। तो यहाँ पे हमें पैसे की जो रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज्यादा लगने वाली है। क्या लगने वाली, बहुत ज्यादा लगने वाली है। वहीं पर अगर एक कोई बिजनेस है जो ट्रेडिंग बिजनेस है, जो ट्रेडिंग बिजनेस मतलब क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस जो खुद कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, वो एक इंसान से खरीदता है और फिर फाइनल कंज्यूमर्स को बेचता है, तो उस तरह के बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शू वाला हूं, मैं जूते वाला हूं, तो जूते वाला क्या कर रहा है, मैं जूता खुद नहीं बनाता, मैं ज्यादा कंपनी से खरीदता हूं, कंपनी से खरीद के क्या करता हूं, कस्टमर्स को बेचता हूं। तो इस तरह के बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग बिजनेस में हमें क्या चाहिए, एक दुकान चाहिए, ठीक है, कुछ फर्नीचर चाहिए, बस उसके अलावा कुछ चाहिए क्या, नहीं उसके अलावा कुछ चाहिए। तो यहाँ पे फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट की ज्यादा है कि कम है, कम है, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, कम होगा। डन। फिर आता है साइज ऑफ बिजनेस। देखो सीधी सीधी बात करो, अगर कोई बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पे फिक्स एसेट्स भी क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा लगेंगे। तो फिक्स एसेट जब ज्यादा लगेंगे तो वहां पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर कोई बिजनेस बहुत छोटा है, कंपेरेटिवली छोटा है, तो वहां पे फिक्स एसेट्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। जब फिक्स एसेट्स कम लगेंगे तो वहां पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस कौन से फील्ड में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक ऐसा बिजनेस होता है जो खुद ही बनाता है, खुद ही प्रोड्यूस करता है, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करता है और खुद ही फाइनल कंज्यूमर तक क्या पहुंचाता है। अब जब ये खुद ही सारी चीजें कर रहा है
तो इसको प्रोडक्शन के लिए जितने भी फिक्स एसेट्स चाहिए रहेंगे वो भी लगेंगे, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी ट्रक वगैरह जो आउटलेट्स चाहिए रहेंगे वो भी लगेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो फिक्स एसेट की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। जब फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो बस ऑब्वियसली बात है फिक्स कैपिटल भी इसका क्या बढ़ेगा। अब मैं एक ऐसा बंदा हूं, मैं सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देता हूं और डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है मैंने आउटसोर्स कर दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना चाहिए, मुझे मेरे प्रोडक्शन के लिए जो भी फिक्स एसेट रिक्वायर्ड है मुझे वही परचेस करने पड़ेंगे, बाकी और कुछ परचेस करना पड़ेगा नहीं। बाकी जो ट्रक वगैरह वगैरह सारी चीजें वो मेरा जो आउटसोर्स वाला बंदा है वो देखिएगा, उसको उसका मैटर, वो मेरा मैटर नहीं है। तो यहाँ पे अब पहले वाले कंडीशन कंपैरिजन मुझे फिक्स एसेट कम खरीदने पड़ रहे हैं, जब मुझे फिक्स एसेट कम खरीदने पड़ रहे हैं तो मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, कम होगा। डन, ये हो गया। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अब मान लो मुझे बिल्डिंग चाहिए, क्या चाहिए मुझे, बिल्डिंग चाहिए। अब बिल्डिंग में दो तरीके से ले सकते हो, या तो मैं खरीद लूं या फिर मैं उधारी पे ले लूं, मतलब रेंट पे, भाड़े पे ले लूं। अगर मैं खरीद रहा हूं, जैसे वो जो जमीन अगर मैं खरीदने जा रहा हूं तो 4 करोड़ की मिल रही, कितनी की मिल रही है, 4 करोड़ की मिल रही। जब मैं बाकी सारे एसेट्स के साथ वो लैंड को भी खरीद रहा हूं तो मुझे 4 करोड़ और पे करना पड़ा। जब 4 करोड़ पे करना पड़ा तो मेरा मतलब फिक्स एसेट क्या है, बड़ा है, तो वहां उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा। जब अमाउंट ज्यादा है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि अब मैं जो बाकी सारे सामान खरीदा वो 1 करोड़ में हो जा रहे हैं और मैं अब लैंड जो है वो खरीद रहा नहीं हूं, वो मैं क्या कर रहा हूं, मैं भाड़े पे ले रहा हूं। तो भाड़ा कितना, 10,000 ही लग रहा है। तो अब मुझे लगेगा कितना, 1 करोड़ 1,10,000 कितना लगेगा, 1 करोड़ 10,000 रुपए क्या लगने वाले। पहले वाले कंडीशन में क्या था, 1 करोड़ मुझे पूरा प्रोडक्शन का बाकी सारा सामान और 4 करोड़ मुझे क्या करना पड़ रहा था, मुझे लैंड के लिए पे करना। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी, टोटल 5 करोड़ आ रहा था, कितना, 5। लेकिन अब दूसरे वाले कंडीशन में जहां पे लैंड में भाड़े पे ले रहा हूं वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बाकी सब सामान का 1 करोड़ लग रहा है, लेकिन जो लैंड है उसके लिए से मुझे 10,000 क्या पे करना पड़ रहा है। तो अब मुझे बताओ, जब आप खुद की लैंड खरीदोगे और सारी चीजें खुद की करोगे तो वहां पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। और वहीं अगर आप लैंड क्या कर रहे हो, रेंट पे ले रहे हो, क्या ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो, तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर सारे काम मैं करूंगा तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का भी देखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मुझे ट्रक वगैरह सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, एसेट्स खरीदना पड़ेगा, शॉप्स खरीदनी पड़ेंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वहां पे मेरा फिक्स एसेट का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो मुझे फिक्स कैपिटल भी क्या बढ़ाना पड़ेगा, मुझे फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वही मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो एक्टिविटीज है वो मैं आउटसोर्स कर दे रहा हूँ, कि मैं सिर्फ मैं प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसी और को दे रहा हूँ, फिर अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचने का काम किसी और को दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दूसरा वाले कंडीशन मुझे एसेट ज्यादा परचेस करने पड़ रहे हैं, क्या नहीं, जब मुझे एसेट ज्यादा नहीं परचेस करने पड़ेंगे तो मेरा जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आता है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मशीनें, मैं अपनी बिजनेस चालू कर रहा हूँ तो बिजनेस में मैं दो तरीके से मशीनें यूज करता हूँ। एक तो मैं नई नवेली मशीन लेके आ जाऊँ, ठीक है, या फिर वही नई नवेली मशीन, अब वही सेम ब्रांड है, सेम कुछ सब कुछ है, लेकिन वो मशीन पुरानी है। अब मुझे बताओ, जब मैं नई मशीन खरीदने जाऊंगा तो मुझे 5 करोड़ पे करना पड़ रहा है, मुझे, जब मैं पुरानी मशीन खरीदने जा रहा हूँ वो शायद मुझे 1 करोड़ ही पे करना पड़ा है। जब मैं नई मशीन खरीदने जाऊंगा तो मुझे फिक्स कैपिटल, मेरी फिक्स कैपिटल क्या लगी, ज्यादा लगी, तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या बढ़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ एक पुरानी मशीन लेके जा रहा हूँ तो वहां पे मुझे 1 करोड़ ही लग रहा है, नई वाले में 5 करोड़ लग रहा है, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी जब मैं पुराने एसेट्स खरीदूंगा। समझा। फिर नेक्स्ट आता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट। अब सेम चीज है, अगर हम, गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, अगर हम रूरल एरिया में या फिर अनडेवलप्ड एरिया में जब हम बिजनेस ओपन करते हैं या फिर फैक्ट्री ओपन करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमें कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने, मैं नई मशीन नहीं ले रहा हूँ, 5 करोड़ की आ रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी तो गवर्नमेंट आधा पैसा भर दिया, आधा पैसा में। अब जो 5 करोड़ की थी वो मुझे कितने में मिल रही है, 2.5 करोड़ में मिल रही है, क्योंकि 2.5 करोड़ गवर्नमेंट भर रही है। तो अब ये 2.5 करोड़ सब्सिडी मिलने का जैसे 2.5 करोड़ हुआ ना, अगर मुझे सब्सिडी मिल रही है, गवर्नमेंट से कंसेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो ये क्या बोलते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही मुझे सब्सिडी नहीं मिली तो मुझे 5 करोड़ के 5 करोड़ पूरे भरने पड़ते, तो वहां मुझे ज्यादा पे करना पड़ता। फिर आता है इंटरनेशनल कंडीशन। अब फॉर एग्जाम्पल अब कंपनीज है, ठीक है, अब कंपनी से जो सामान है वो बाहर से मंगाती है, मशीनरी बाहर से क्या खरीदती है। अब मान लो जहां जिस भी देश से मंगाती है वहां पे लड़ाई हो गई, क्या हो गया, वहां पे लड़ाई होगी, आतंकवाद पूरा छिड़ गया, क्या हो गया, आतंकवाद पूरा छिड़ गया। अब यहाँ पे कंपनी क्या करे, कंपनी सोची यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे मशीनें तो लगने वाली ही है, तो मैं इससे पहले प्राइस बढ़े, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगी लेकिन सप्लाई होगा, सप्लाई बहुत ही कम हो जाएगा, तो वहां पे प्राइस क्या हो जाएगी, चीजों की बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे मेरी जवाबदारी बनती है मैं क्या करूँ, फटाफट से मशीनें खरीद लो, क्या मशीनें खरीद लो। अब जब मुझे अचानक से मशीनें खरीदने लगेगी पड़ेगी तो मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या बढ़ेगा अचानक से, तो यही बोला इंटरनेशनल कंडीशन। फिर क्या बोल रहे हैं, ट्रेंड इन इकोनॉमी। इफ द बिजनेस एनवायरनमेंट लुक गुड एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू ग्रो, इट विल इन्वेस्ट मोर इन द फिक्स्ड एसेट टू एक्सपैंड एंड अर्न मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर।
क्या बोला है, अगर मेरा बिजनेस है, बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है, अब मुझे ये लग रहा है कि बिजनेस में पोटेंशियल है कि बिजनेस बहुत ज्यादा और अच्छा करेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं हाथ पे हाथ धरा रख के बैठूंगा नहीं, आप हाथ पे हाथ धरे रख के नहीं बैठोगे। हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि भैया बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा खासा रन गया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से और मशीनें खरीद लेता हूँ और प्रोडक्शन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जब मैं और मशीनें खरीदूंगा, पहले 2 ही थी, अब 2 और खरीदा, तो मेरी फिक्स कैपिटल, मेरा फिक्स एसेट बढ़ रहा है, फिक्स एसेट बढ़ रहा है मतलब उसको खरीदने के लिए पैसे भी लगेंगे, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी क्या बढ़ जाएगी। फिर आता है पॉपुलेशन ट्रेंड। क्या आता है पॉपुलेशन ट्रेंड, सीधी सीधी बात है, पहले मैं सिर्फ 20 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता था, कितना 20 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता था, क्योंकि पहले जो पॉपुलेशन था वो 20 लाख ही था, लेकिन अब जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, 50 लाख हो गई है। तो अब जब मैं पहले 20 लाख थी तो मैं 20 लाख प्रोड्यूस करता, अब जब 50 लाख होगी तो मुझे 50 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कितना एक्स्ट्रा, 30 लाख एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी 30 लाख एक्स्ट्रा यूनिट क्या फ्री में ऐसे ही प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्या नहीं, ये 30 लाख जो यूनिट है वो ऐसे ही फ्री में प्रोड्यूस नहीं होने वाली है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे मशीनें चाहिए, क्या चाहिए मुझे, मशीन क्या चाहिए। अब मशीन चाहिए तो मतलब मेरा फिक्स एसेट बढ़ रहा है, फिक्स एसेट बढ़ रहा है तो मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर। फिर आता है कंज्यूमर प्रेफरेंस। क्या आता है, इफ द कस्टमर वांट्स मोर ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट लाइक मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस, दैट कंपनी विल नीड मोर फिक्स कैपिटल टू मीट डिमांड। सेम इसी तरीके से अगर मेरी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और डिमांड अपने आप बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती है, बहुत बढ़, तो उसी हिसाब से मुझे प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। जब मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो मुझे मशीनें भी ज्यादा खरीदनी पड़ेगी, तो जब मशीनें ज्यादा खरीदनी पड़ेंगी तो वहां पे मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या ज्यादा बढ़ जाएगा। लास्ट पॉइंट वी हैव, दैट इज योर कॉम्पिटिटिव फैक्टर। अगर एक कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है, वो मॉडर्न मशीन है, जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे 2 दुकान है, ठीक है, अब ये पहला जो दुकान है, ये पहला दुकान क्या कर रहा है, पहला दुकान ये कर रहा है कि यहाँ पे वो एटीएम मशीन अपना स्वाइपिंग मशीन लेके आ जा रहा है, सारे जो बिल है वो कंप्यूटर से बना के दे रहा है, फिर जो दरवाजे यहाँ पे ऑटोमेटिक दरवाजे वो लगवा दे रहा है, ठीक है, फिर साथ ही साथ क्या मोबाइल एप्लीकेशन चालू करवा दे रहा है, ये सारी चीजें क्या चालू करवा दे रहा है। अब मुझे बताओ, अब कोई भी कंज्यूमर आएगा तो कहाँ पे जाएगा, जहां एक ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा है वहां पे जाएगा, कि यहाँ पे ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे फैसिलिटीज कम है, बट ऑब्वियस बात है जहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा वो वहां पे जाएगा। तो अब ये वाला जो बंदा, ये वाला क्या हाथ पे हाथ धरा बैठेगा, क्या नहीं, अब ये भी क्या करेगा, अपने अपने दुकान में अपने बिजनेस में चेंजेस करना शुरू करेगा, नए नए एसेट्स लाना शुरू करेगा। बस क्या रीजन है, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है वो अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फैक्टर, अब इसकी वजह से, ठीक है, अब इसकी वजह से इसको भी क्या फिक्स एसेट नए नए लगाने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा या कम होगा, बट ऑब्वियसली बात है बढ़ने वाला है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा फिक्स कैपिटल क्या पढ़ लिया है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे फटाफट से। चलो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल बेसिकली अगर हम बात करें कि ऐसा कैपिटल होता है जो हमारे बिजनेस के जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, उन डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, या फिर उन डे टू डे एक्टिविटीज के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए हम क्या हम जो पैसा यूज करते हैं उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल क्या बोलते हैं। जैसे रॉ मटेरियल मंगाना, सैलरी देना, वेजेस देना, मेंटेनेंस का काम करवाना, ये सभी चीजें के लिए जो पैसे यूज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या बोलते हैं। अब इन दिस केस आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द कंसर्न्स व्हिच अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। किसके रीजंस की वजह से वर्किंग कैपिटल बढ़ता या फिर कम होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, देखो, nature of business, business that make or sell daily use products like food, soap need less working capital because they get money from the customers again। सीधे सीधे यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 तरह के बिजनेस होते हैं। एक यहाँ पे पहला बिजनेस है, ठीक है, पहला बिजनेस क्या कर रहा है, कुछ ऐसे गुड्स बनाता है जो लोग कंज्यूमर्स डेली बेसिस पे खरीदते हैं, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, ये सभी चीजें क्या लोग डेली बेसिस पे खरीदते हैं। जब लोग डेली बेसिस पे खरीदते हैं तो यहाँ पे वो पे भी क्या करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। अब जब डेली बेसिस पे करते हैं तो यहाँ पे रेगुलर यूज बिजनेस में क्या पैसा आता रहता है, तो यहाँ पे इस तरह के बिजनेस को क्या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम पड़ती है। फिर वहीं पे पब्लिक यूटिलिटी कंपनी जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, अब उनको भी क्या वर्किंग कैपिटल कम पड़ता है, क्योंकि हर महीने उनके पास क्या पैसा आता रहता है। ठीक, अगर पैसे नहीं आते रहते तो उनको कुछ पैसे बाजू में रखने पड़ते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कवर करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे हर महीने पैसे आते हैं तो इनको क्या वर्किंग कैपिटल मैनेज करके रखने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे गुड्स जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड्स हो गया, फरारी हो गया। अब कोई रोज फरारी खरीदता है क्या, कि रोज डायमंड बिकते क्या, नहीं, रोज डायमंड रोज फरारी बिकते नहीं है और या फिर खरीदे नहीं जाते।
समझ में आ गया? तो यहाँ पे इस तरह के बिजनेस को जिनकी जो गुड्स है वो डेली बेसिस पे नहीं आते, ओकेजनली कभी कहा जाते हैं, तो इनके पास पैसा रोज आता है क्या? नहीं, इनके पास पैसा रोज नहीं आता। जब इनके पास पैसे रोज नहीं आते तो इनको क्या करना पड़ेगा? कुछ पैसे अपने बाजू में रखने पड़ेंगे, क्या अलॉट करके रखने पड़ेंगे, क्या अपनी जो डे टू डे की जो एक्टिविटीज है उसको मैनेज करने के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है साइज ऑफ बिजनेस। सही बात है, अगर आपका बिजनेस जो है बहुत बड़े लार्ज लेवल पे ऑपरेट होता है तो बट ऑब्वियसली बात आपका डे टू डे का खर्चा भी क्या बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या बहुत ज्यादा होगी। अगर आपका बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे काम करता है तो वहां पे एक्सपेंसेस भी कम होंगे, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या कम होगी। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो सेल्स बहुत ज्यादा करती है, बहुत ज्यादा माल बिक रही है, बहुत ज्यादा माल बेच रही है, तो वहां पे आपको रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, वहां पे एम्प्लॉइज भी आपको बहुत ज्यादा लगेंगे, वहां पे आपको लेबर्स भी बहुत ज्यादा लगेंगे, तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको डे टू डे का एक्सपेंस भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो सेल्स ज्यादा नहीं करती है, जब सेल्स ज्यादा नहीं करती है प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, जब प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा नहीं आएगा, जो रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं आएगा तो एम्प्लॉइज भी उतने नहीं होंगे। सही बात है, तो वहां पे अब यहाँ पे एक्सपेंस कम है डे टू डे के, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब आता है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब क्या होता है? ये सीधी सीधी बात करते हैं, एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनने में जो टाइम लगता है, जो ड्यूरेशन लगता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाहुबली है, बाहुबली को बनने को 3 साल लगते हैं, बाहुबली बनने में कितना साल लगता है? 3 साल लगता है। तो वो 3 साल को, वो जो 3 साल का जो पीरियड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन साइकिल। की एक रॉ चीज को एक फिनिश में कन्वर्ट होने में कितना साल लगा? 3 साल लग रहा है, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। 2 मिनट, एक कॉल आ रहा है, 2 मिनट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका साइज ऑफ हो गया, वॉल्यूम सेल्स हो गया, प्रोडक्शन साइकिल। सेम चीज, अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो बट ऑब्वियसली बात जब तक फिनिश गुड्स कन्वर्ट नहीं होगा, फिनिश गुड्स बनेगा नहीं, तब तक वो मार्केट में बिकेगा नहीं। जब तक वो मार्केट में बिकेगा नहीं, जब तक वो मार्केट में बिकेगा नहीं, तब तक हमें क्या आएंगे? पैसे आएंगे क्या? नहीं, तब तक पैसे हमें आने वाले नहीं है। ठीक है, जब तक हमें क्या पैसे आने वाले, और जब तक हमें पैसे नहीं आएंगे तब तक हम क्या, हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमारे पैसे नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए हमें क्या पहले से ही वर्किंग कैपिटल को क्या अलॉट करके रखना पड़ता है। जितना लंबा प्रोडक्शन साइकिल रहेगा उतना वर्किंग कैपिटल हमें ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जितना कम टाइम लगता है एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट होने में, उतना हमें कम वर्किंग कैपिटल अलॉट करके रखना पड़ता है। क्लियर हो गया? फिर आता है बिजनेस साइकिल। जब कभी भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम पे होगी, क्या होगी? इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम पे होगी। बूम पे मतलब बहुत तेजी से चल, 2 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या, अब बिजनेस इकोनॉमी, बिजनेस जो है बहुत ज्यादा बूम पे चल, बहुत अच्छा खासा चल रहा है, तो वहां पे डिमांड भी बहुत ज्यादा है। जब डिमांड बहुत ज्यादा जाएगी तो आपको प्रोड्यूस भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो रॉ मटेरियल भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। जब रॉ मटेरियल ज्यादा आएगा तो आपका मतलब डे टू डे का जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है। जब डे टू डे का एक्सपेंस बढ़ रहा है मतलब तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या बढ़ेगी। मैं समझ लो आपकी बिजनेस बहुत अच्छा खासा नहीं चल रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है, मंदी में चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे सेल्स ज्यादा होगा नहीं, सेल्स ज्यादा नहीं होगा, सेल्स ज्यादा नहीं तो प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं मतलब रॉ मटेरियल भी ज्यादा नहीं आएगा। जब रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं आएगा तो आपका वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू का जो एक्सपेंस होगा वो कम हो जाएगा। जब डे टू डे का एक्सपेंस कम हो रहा है तो मतलब वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। अब माल लेते आप कैसे बनते हो, ठीक है, जो अब माल तो बेचता है, लेकिन माल बेचता है तो मतलब सामने वाले को उधारी पे देता है, वो उधारी पे देता है तो उसको बोलता है भाई जब मर्जी है तब दे दो, ठीक है। तो आप किसी को अब ऐसा बोलोगे तो पैसे जल्दी लाके देगा क्या? नहीं, पैसा जल्दी लाके नहीं देगा। सही बात है। तो जब आपका जो क्रेडिट देने का जो पॉलिसी है बहुत ज्यादा लीनियंट है कि कभी भी आप पैसा दो मत दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा कब पैसा लाए, कब दे, कब नहीं दे, पता नहीं, ठीक है। तो तब तक तो हमें बिजनेस लेके चलना पड़ेगा, तो इसलिए हमें जो डे टू डे का जो खर्चा है उसके लिए जो पैसा हम अलग से ज्यादा बचा के रखना पड़ता है। वहीं अगर आप स्ट्रिक्ट हो, नहीं 2 दिन बना तो 2 दिन में पैसा आना ही चाहिए। तो इस तरह के इंसान के बिजनेस में पैसा जो कलेक्शन होता है उधारी का बहुत आराम से होता है और बहुत अच्छी तरीके से होता है। जब पैसा बहुत अच्छी तरीके से कलेक्ट होगा तो बट ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगा, तो वहां पे रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। क्या पड़ेगी? रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्रेडिट कंट्रोल में भी सेम तरीके यही चीज है। फिर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर बिजनेस क्या कर रहा है? ग्रो हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। अब जब बिजनेस पहले दो ही मशीनें थी, अब 4 मशीन आ गई। जब 4 मशीन आए मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए। रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए मतलब डे टू डे का बिजनेस का एक्सपेंस होगा वो बढ़ेगा। साथ ही साथ 2 मशीनों पे 2 लेबर से, अब 4 मशीन है तो कितने लेबर चाहिए? टोटल 4 चाहिए। तो यहाँ पे लेबर की क्वांटिटी भी बढ़ गई ना, मतलब सैलरी वेजेस देने का खर्चा भी बढ़ गया। तो डे टू डे के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जब डे टू डे के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या बढ़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मैनेजमेंट एबिलिटी भी, अगर जो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, जो प्रोडक्शन और सेल्स पे प्रॉपर्ली ध्यान देती है, वो ध्यान देती है कि इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो इतना सेल हो रहा है, तो उसी के हिसाब से अगर रॉ मटेरियल मंगा रही है
तो यहाँ पे अगर बात करूं तो वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हमें कम पड़ेगी, क्या पड़ेगी, हमें कम पड़ेगी, ज्यादा पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब क्या, देखो जैसा अगर आपकी बिजनेस की क्रेडिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, अगर आप बिजनेस में आपका मार्केट में आपका नाम बहुत अच्छा खासा है, ठीक है, लोग आपके बिजनेस को बहुत अच्छा जानते हैं, अच्छा पहचानते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, आपको मार्केट से इजीली पैसे उधारी पे मिल जाए, तो आपको पहले से ही पैसे अलॉट करके रखने नहीं पड़ेंगे कि हाँ ये मुझे डे टू डे के एक्सपेंस के लिए पैसे रखना है, तो यहाँ पे इजीली आपको क्रेडिट क्या मिल जाता है। तो इस तरह की कंडीशन जब आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी हो तो आपको क्रेडिट इजीली मिल जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत कम पड़ती है, रिक्वायरमेंट कम पड़ जाती है। अगर वही आपका गुडविल अच्छा नहीं है, लोग आपको उधारी नहीं देना पसंद करते, तो उस कंडीशन में आपको पहले से ही अपने बिजनेस में पैसा क्या बना के रखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज्यादा पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, सीधी सादी भाषा में यहाँ पे मैं क्या देना चाहता हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आप जो अलग अलग सोर्सेस है, देखो कोई भी बंदा जो होता है जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो एक जगह से कंप्लीट नहीं करता है, वो अलग अलग सोर्सेस से क्या पैसे उठाता है, कोई बैंक से उठाएगा, कुछ इक्विटी शेयर इशू करके उठाएगा, कुछ डिबेंचर्स इशू करके उठाता है, ठीक है, कुछ आपका ये क्या बोलते हैं बॉन्ड्स इशू करके उठाता है, कुछ डिपॉजिट इशू करके उठाते हैं। तो उसी चीज को मतलब एक जो बंदा है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन से सोर्सेस से पैसा लेकर अपना कैपिटल बना रही है, इसी चीज को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। देखो क्या बोला है, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड यूज्ड बाय कंपनी इन अ प्रॉपर रेशियो। यहां पे क्या बोला है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है जो कंपनी अलग अलग सोर्सेज से पैसा उठा रही है एक अपने बैलेंस रेशियो में, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स दिया, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कैसा कैपिटल होता है, जो आपका बिजनेस क्या होता है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है, ये मेन सोर्स होता है मनी का बिजनेस का, ठीक है। अब जो लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर बाय करते हैं, वो क्या होता है, बिजनेस के असली ओनर होते हैं, और उसमें वो क्या होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, और उनको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर भी क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो डिविडेंड्स होते हैं, ये डिविडेंड्स उनको किसके बेसिस पे मिलता है, जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे उनको डिविडेंड क्या मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बता दूं ये टोटली डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट बढ़ा डिविडेंड भी बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो तो डिविडेंड भी कम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, ये शेयर होल्डर्स को पहला जब कभी भी डिविडेंड मिलता है, या फिर अगर आपकी कंपनी अगर बंद होने वाली थी तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी जब बंद होने वाली रहेगी तो इनको सबसे पहला क्या पैसा मिलता है। इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, फ्लक्चुएटिंग होता नहीं है। रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए कमा रही है, अब 100 करोड़ में से वो 80 करोड़ रुपए क्या कर दे रही है, बांट दे रही है, प्रॉफिट में बांट दे रही है, डिविडेंड बांट दे रही है, इंटरेस्ट पे कर दी, सारी चीजें। अब बच्चा के पास कितना है, 20 करोड़। अब 20 करोड़, ये 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ था, उसमें से वो 20 करोड़ रुपए करके कहीं पे बांट रही नहीं, वो रख दे रही है कि आगे चलकर अगर बिजनेस को कोई भी लॉस होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो वो उस पैसे का क्या इस्तेमाल करेगी। तो वही जो 20 करोड़ वो बचा के रखती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। समझ में आ गया। बॉरोड कैपिटल मतलब क्या होता है, जब कभी बिजनेस क्या करते हैं, उधारी लेती है, उधारी लेके कैपिटल रेज करती है, तो उसको हम लोग बॉरोड कैपिटल बोलते हैं। जैसे डिबेंचर्स हो गया, टर्म लोन हो गया, तो ये सब क्या आता है आपके बॉरोड कैपिटल में क्या आते हैं। समझ में आया। तो ये मैंने पूरी चीज आपको समझा दी, होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट कर दें ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।